तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th के फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर से पार्ट 2 में हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि लगभग 80 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एकदम इसमें से 100% की आपका 6 के 6 क्वेश्चन इसी में से आएगा। ये तो एकदम कंफर्म है, केवल आप लोग इसे देख लीजिएगा, एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे और आप लोगों का सिलेबस एकदम पूरा हो चुका होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे। इस समय केवल रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसके लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर अपने दोस्तों के पास कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है। यानी जो अल्फा कण, यानी कि जो अल्फा किरण हमारी जो आती है, प्रकीर्णित यानी कि जहाँ पर आती है वह अल्फा कण का पथ कैसा होता है। यानी जो अल्फा कण मान लीजिए आ रही है तो कह रहा है कि जो इसका रास्ता है वो किस प्रकार है। यानी जो अल्फा कण आ रहा है उसका पथ कैसा होता है। तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर दिया है वृत्ताकार, दूसरा दिया है परवलयकार, तीसरा दिया है दीर्घ वृत्ताकार और चौथा दिया है अति परवलयकार। तो दोस्तों, जो हमारा प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वो हमारा अति परवलयकार होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यानी कि हमें इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उत्तल लेंस होता है, यानी जो अभिसारी लेंस होता है, उसका फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा दिया है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा दिया है लाल प्रकाश के लिए, तो और डी दिया है पीले प्रकाश के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो अधिकतम लाल लाल प्रकाश के लिए होती है, लाल रंग के प्रकाश के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा, यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, यदि प्रतिवर्ती धारा में, यानी कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। यानी कि कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती जो हमारा धारा है उसके परिपथ में केवल संधारित हो तो परिपथ में व्यय ऊर्जा, यानी कि कितनी ऊर्जा उसमें खर्च होगी। तो दोस्तों, तो जो हमारा वो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसका जो परिपथ होता है, उस परिपथ में जो संधारित्र में जो हमारा परिपथ में, यानी कि जो व्यय शक्ति होती है वो आप लोग जानते होंगे कि 0 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि उसमें जो शक्ति, यानी कि पी हमारा पावर होता है, पावर यानी कि शक्ति, उसमें शक्ति जो हमारा खर्च होता है या व्यय होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो बिंदु आवेशों को, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं को वायु में एक निश्चित दूरी पर, देखिए वायु में कह रहा है, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम का देखिएगा, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों, परावैद्युतांक हमें निकालना है। परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, देखिएगा ये वायु में दिया है तो ये हमारा यफ, यानी कि बल लगाया जा रहा है, एयर यानी कि वायु में। ठीक है, यफ एयर अपान ये माध्यम में, यानी कि यफ मीडियम। ठीक है, यानी कि जो हमारा के परावैद्युतांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यफ एयर, यानी कि जो हमारा बल लग रहा है वो वायु में लग रहा है, अपान यानी कि बटे जो ये यफ है, यानी कि जो फोर्स है वो हमारा मीडियम यानी कि माध्यम में लग रहा है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यफ एयर में हमारा मान कितना दिया है, 80 न्यूटन दिया है, 80 न्यूटन दिया है। ठीक है, अपान मीडियम में 8 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो 8 न्यूटन। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 8 है कम 8 यानी कि 10 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन भी खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी जो परावैद्युतांक है वो परावैद्युतांक हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, के बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10
हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक गतिशील यानी कि जो एक गतिशील आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें हमें कह रहा है कि जो एक गतिशील आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है। पहला दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, बी दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी दिया है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक गतिशील आवेश होता है यानी कि क्यू, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि जो एक गतिशील आवेश होता है दोस्तों वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। यानी कि जो एक गतिशील आवेश होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठवां क्वेश्चन विद्युत आवेश यानी कि जो विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। यानी कि मान लीजिए एक विद्युत आवेश छोटे आयतन में एक समान वितरित है, 2 सेमी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। यानी कि विद्युत फ्लक्स को हमें बताना होगा। तो ठीक है, इसमें जो हमारा विद्युत फ्लक्स निकालना है दोस्तों उसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है 10 वोल्ट मीटर, बी दिया है 20 वोल्ट मीटर, सी दिया है 40 वोल्ट मीटर और डी दिया है 80 वोल्ट मीटर। तो दोस्तों ये जो हमारा इसका आंसर होता है, ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए यानी कि 10 वोल्ट मीटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा विद्युत फ्लक्स इसका 10 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन कर रहा है पीएन संधि। ठीक है, पीएन संधि में विसरण धारा का मान, यानी कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। यानी कह रहा है कि जो पीएन संधि होता है विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है तो वह संयोजित है, यानी कि वह संधि है वो किसमें जोड़ी गई है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए दिया है इसमें अग्र दिशिक बायस में, बी दिया है पश्च दिशिक बायस में, सी दिया है बायस नहीं और डी दिया है इस किसी में नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक हो जाता है यह संयोजित अग्र दिशिक यानी कि अग्र दिशिक बायस में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन कर रहा है फोटान का संवेग होता है। यानी कि हमें ये इसमें बताना है कि फोटान होता है, जो फोटान का संवेग होता है पहला ऑप्शन दिया है एच वी अपान सी स्क्वायर, बी दिया है एच वी, सी दिया है एच वी अपान सी, ठीक, और डी दिया है लैम्डा अपान एच। इसमें से हमें बताना है कि फोटान का जो संवेग होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो हमारा फोटान का संवेग होता है वो एच वी अपान सी होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो फोटान का संवेग होता है वो एच वी अपान सी होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला 9वां क्वेश्चन कर रहा है किसी नाभिकीय अभिक्रिया में, यानी कि कोई नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। इसमें हमें मुक्त ऊर्जा बताना है। तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग आइंस्टीन के नियम के अनुसार जानते हैं, आइंस्टीन के नियम हम लोग जानते हैं, नियमानुसार हम लोग आइंस्टीन के नियम के अनुसार जानते हैं E बराबर mc² होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल एम भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये E होता है ये हमारा मुक्त ऊर्जा होता है, E हमारा मुक्त ऊर्जा होता है। ठीक है, ये हमारा जो E है ये मुक्त ऊर्जा है। C हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की, यानी कि जो हमारा C है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, और जो ये यम है, यम ही हमारा द्रव्यमान क्षय होता है, यानी कि द्रव्यमान की क्षति होता है यम, इसे डेल यम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे E बराबर हमारा यम का मान 1.2। ठीक है, तो देखिएगा ये इसमें ग्राम में दिया है, 1.2 ग्राम में दिया, इसे हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1.2 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 10 से यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1000 से गुणा करें, 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो देखिए 1.2 बटा 1000 है। ठीक, जब 1000 से भाग दो दीजिए या
10 पे घात 3 को ऊपर ला दीजिए, 10 पे घात -3 को ऊपर ला दीजिए, बात दोनों बराबर ही है, क्योंकि 10 पे घात 3 हो गया, इसको ऊपर लाएंगे तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 10 पे घात -3 हो जाएगा गुणे, अब देखिए प्रकाश का चाल हम लोग जानते हैं 3 गुणे 10 पे घात 8 होता है। ठीक है, ये हमारा प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल हमारा 3 गुणे 10 पे घात 8 mc² है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर 1.2 गुणे 10⁻³ इंटू 3 का वर्ग 9 इंटू इसका हमारा हम लोग जानते हैं कि जो पावर में होता है उसका गुणा हो जाता है, तो 10 पे घात 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा, इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 दूना 18 को 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 दूना 9 9 एकम 9 1 10 यानी कि 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 10.8 गुणे 10 पे घात, देखिए ये 10 पे घात -3, ये 10 पे घात 16, तो इसमें से घटा के देंगे तो 10 पे घात 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से तो हमारा ऑप्शन दिया नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे, तो इसके हम लोग दशमलव को इधर लाएंगे, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1.08 गुणे 10 पे घात, तो क्या होगा जब इधर लाएंगे तो इस पे 1 बढ़ जाएगा, यानी 10 पे घात 14, 10 पे घात 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका मुक्त ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि 1.08 गुणे 10 पे घात 14, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1.08 गुणे 10 पे घात 14 जूल। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन है, 20 कूलाम का एक आवेश 3 गुणे 10 पे घात 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कार्य कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कार्य W बराबर F इंटू यस होता है, तो इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी कर रहा है, तो ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो इसका ग्राफ होता है इस प्रकार, ये हमारा F ऊपर होता है और ये नीचे होता है, इसमें 90 अंश का कोण बनता है, तो ये हमारा W बराबर F इंटू यस और कोस 90 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कोस 90 का मान 0 होता है, यानी कि ये पूरा हमारा W यानी कि कार्य जो है हमारा पूरा का पूरा इस पर 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्क होता है इस पर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखिए करा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इसमें हमें कह रहा है कि जो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध इसी को, यानी कि जो प्रतिरोधकता होता है इसे ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चालक की बस प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के, ऑप्शन ए दिया है लंबाई पर, बी दिया है मोटाई पर, सी दिया है पदार्थ पर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसमें बताना है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि लंबाई पर निर्भर करता है कि मोटाई पर निर्भर करता है कि पदार्थ पर निर्भर करता है। तो जो हमारा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन का रहा है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के, यानी कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र है एक समान नहीं, परिवर्ती या कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें हमें यह बताना है कि जो एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र ये होता है समान बल जब अनुभव कर रहा है तो हमारा एक समान होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक, यानी कि कोई शुद्ध प्रतिरोधक है प्रत्यावर्ती परिपथ में, यानी कि किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर कितना होगा। इसमें हमें कलांतर पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें बताना है किसी शुद्ध प्रतिरोधक परिवर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है, इसमें हमें कलांतर को बताना है। तो दोस्तों जो हमारा इसका कलांतर होता है यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर हमारा 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन का रहा है, किसी भौतिक राशि के मात्रक, यानी कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं, वो भौतिक राशि कौन है, यानी कि वो कौन सा भौतिक राशि है
जिसका राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है या न्यूटन प्रति कूलाम है, वो दोनों का भौतिक राशि कौन है। तो हमें इसमें यही बताना है। तो दोस्तों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है विभवांतर, दूसरा कह रहा है वैद्युत फ्लक्स, तीसरा कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी कि ये दोनों मात्रक हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कर रहा है पीएन संधि डायोड के, यानी कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। हमें इसमें यही बताना है कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड, तो दोस्तों इसमें जो डायोड लगाया जाता है वो हमारा चालन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, यानी कि इसमें बताना है कि जो फोटोन होता है उसके गतिज द्रव्यमान होता है उसका हमारा सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जो फोटान के गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो हमारा एच अपान सी लैम्डा होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, H/c लैम्डा होता है। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है एक खोखले धात्विक गोले पर, यानी कि एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। हमें इसमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो जो एक खोखला धात्विक गोला होता है अगर उसमें 10 कूलाम धनावेश हो या आवेश हो तो गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, तो धातु के गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों वो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वो हमारा शून्य होता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां क्वेश्चन कर रहा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में, यानी प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन होता है, यानी कि जो हमारा आइंस्टीन के E बराबर एम सी स्क्वायर है इसमें किस संरक्षण का नियम का पालन किया जाता है वही हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों जो हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है उसमें हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी कि हमें इसमें बताना है जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आप लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला F बराबर IBL होता है, IBL से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक हो, तो IBL के लिए हमारे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि अब पहला दिया है न्यूटन मीटर इनवर्स और ये हमारा एम्पियर इनवर्स। ठीक है, दूसरा दिया है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ठीक है, का स्क्वायर इनवर्स है। ठीक है, अब तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों वो हमारा न्यूटन मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, एम्पियर इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 20वां क्वेश्चन कर रहा है यदि नाभिक 13 एल यानी कि एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा TE रहेगा। कह रहा है यदि नाभिक 13 AL 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या कितनी होगी, हमें इसमें यही बताना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका हमें इसमें हमारा फुल फार्मूला जो होता है उसका हमारा यानी कि संबंध क्या होता है, यानी कि आर बराबर आर नॉट होता है R0 A पे पावर 1/3, यही हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आर ये नॉट है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा RAL यानी एल्युमिनियम का बटा RTE यानी कि टेलेनियम का। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा यानी कि एक बार A एल्युमिनियम का अपान एक बार A यानी कि टेलेनियम का, इस पे पावर 1/3, यही फार्मूले में हम लोग रख रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा बराबर होगा R0 बराबर, ठीक है, R0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम का हमें दिया है 3.6,
एल्युमिनियम का 27, ये हमारा इसका अणुभार न होगा, ठीक है। अणुभार 27 अपान टेलेनियम का 125 दिया है। अब इसका 1/3 यानी कि इसका हम लोग क्यूब करेंगे, तो इसका हमारा देखिए इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे तब इसका क्यूब निकल जाएगा, तो इसका हम लोग जब इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या करेंगे, तो हमारा इसका हो जाएगा, ये हमारा 27 का क्यूब क्या होता है 3 होता है, अपान 25 का 5 होता है, ये हमारा 1/3। तो जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5/3 यानी कि 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेलिन इसका हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे आर टी ई बराबर, अब आर टी ई बराबर निकालेंगे, यानी कि हमें टेलेनियम की त्रिज्या निकालना है ना। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/3 क्योंकि हमारा पूरा का आया है, ठीक है, गुणे अब आर ए एल का भी ले लेंगे, ए एल एल्यूमिनियम का 3.6 है, यानी कि बराबर होगा 5/3 गुणे एल्युमिनियम का 3.6 है। अब इससे हम लोग यानी कि भाग दे देंगे, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी कि 12×5 = 60 यानी कि 6 दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो 0 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 फर्मी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 6 फर्मी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन कर रहा है, समान पदार्थ के यानी कि समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 3 यल हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 3:1, बी दिया है 1:3, सी दिया है 9:1, डी दिया है 1:1। तो दोस्तों जो समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं यल अगर 3 यल हो तो इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, इसमें से हमें बताना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ए दिया है वोल्ट मीटर, बी दिया है वोल्ट मीटर, ठीक है, और डी दिया है कूलाम सेकेंड और डी दिया है कूलाम मीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा, तो दोस्तों जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन का है, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो कह रहा है ए का मान ए दिया है x1 ग्रेटर देन x2 और बी दिया है x1 इक्वल यानी कि x2, सी दिया है x1 लेस देन x2 और ये डी दिया है x ग्रेटर देन या इक्वल x2, यह हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों जो हमारा अमीटर तथा मिली अमीटर का जो प्रतिरोध x1 और x2 दिया है तो इसका हमें आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा, यानी जो x1 होगा वो x2 से कम होगा, ठीक है, यानी कि जो x1 है वो हमारा x2 से कम होगा, ठीक है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24वां क्वेश्चन कर रहा है यन टाइप अर्धचालक की, यानी कि जो यन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि यन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ऋणावेशित आवेशित होता है, यानी कि जो ऋणात्मक आवेशित होता है, बी दिया है धनात्मक आवेशित होता है, सी दिया उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों जो हमारा यन टाइप अर्धचालक की प्रकृति होती है वो हमारा ऋणावेशित होता है, ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कर रहा है, एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है, यानी कि एक तार है उसको खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है, इसी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। यानी कि इसमें हमें पूछ रहा है कि मान लीजिए एक तार है, मान लीजिए इतना बड़ा एक तार है, ठीक है, इसको खींचकर यहाँ पर हमारा तार है, इसको खींचकर इसके दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि यल है, अब इसको एक यल इससे यानी कि एक यल इधर कर दिया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 2l, ठीक है। मान लिया इसकी लंबाई थी, ठीक है, तो हमारा इतना बड़ा एक तार था, इसको खींचकर 2 गुना लंबाई कर दे रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता का मान में क्या कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, कितना होगा, वही हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब एक तार को खींचकर मान लीजिए 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 6 गुना कर दिया जाए, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है ना उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिवर्तित, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन कह रहा है, आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का
धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा को आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आई मुख्य धारा हमारा आई होता है। ठीक है, जो हमारा शंट होता है शंट को यस से प्रदर्शित करते हैं, यस। ठीक है, शंट को यस से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, पहले हमें 10% भेजने में, ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम 10% को निकालेंगे। तो देखिए टी जी बराबर हमारा होता है आई। ठीक है, आई हमारा 10% है। ठीक है, आई, ठीक है, तो 10% निकालना है। तो 10% का मतलब बटे में 100 हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 हो जाता है। यानी कि टी जी बराबर 1 करें आई गुणे 10 पे घात 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब बटा में तो 100 होता ही है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो टी जी का मान हमारा I/10 हो जाएगा। ये हमारा I/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम अपना फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है टी जी गुणे जी। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो जी है वो हमारा आर के इक्वल होता है, यानी कि आर के बराबर होता है। इसमें हमें दिया है, ठीक है, इसमें हमें दिया है आर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आई, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आई बराबर आई, ठीक है, आई सॉरी ये हमारा ये नहीं रहेगा, आई माइनस, यहाँ पर लगाइए आई माइनस आई जी हो जाएगा, इंटू में यस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा शंट होता है। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे। तो आई जी का मान हमारा I/10 है, इंटू जी जो है हमारा आर के इक्वल है। ठीक है, आई को आई ही रहेगा, और इसका मान आई जी का मान हमारा ये है I/10 है। ठीक, और ये शंट का मान तो निकालना ही है। ठीक है, इंटू यस का मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, अब देखिए I/10 इंटू आर बराबर, ये हमारा इसका गुणा कर देंगे तो 10 आई माइनस I/10 इंटू यस हो जाएगा। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आई इंटू आर बराबर, ये 10 में से 1 को हटा देंगे तो 9 आई इंटू यस हो जाएगा। ये आई से आई खल्लास हो जाएगा, तो ये आर है, और 9 को नीचे भेज देंगे, R/9 बराबर यस। ये हमें देखिए यस यानी कि शंट का ही तो मान ज्ञात करना था, शंट का प्रतिरोध ही तो ज्ञात करना था। तो शंट का प्रतिरोध R/9 हो जाएगा। ठीक है, R/9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 ही हमारा सही हो जाएगा, ए ही R/9 ही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 27वां क्वेश्चन कर रहा है, अंडर में LC का मात्रक है जहाँ यल प्रेरकत्व है तथा C क्या है, धारिता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि √LC का मात्रक क्या है जहाँ यल प्रेरकत्व है तथा C क्या है, धारिता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या है, √3 अपवर्तनांक वाले, यानी कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम कोण विचलन कोण के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन होता है, तो कितना न्यूनतम मतलब कम से कम कितना विचलन होता है। तो दोस्तों तो इसका हमारा न्यूनतम विचलन कोण हमारा 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश पे ही हमारा बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 29वां क्वेश्चन कर रहा है, चांदी का पैराबैद्युतांक कितना होता है। यानी कि इसमें हमें बताना है जो चांदी है, चांदी का पैराबैद्युतांक कितना होता है। तो दोस्तों जो हमारा चांदी होता है, चांदी का पैराबैद्युतांक के यानी कि क्या होता है, अनंत होता है, अनंत, ये हमारा अनंत है। ठीक है, हमारा अनंत, यानी जो चांदी का पैराबैद्युतांक होता है वो हमारा अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि कौन है वो जो मूल कण नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग बताते हैं कौन मूल कण नहीं है। ए दिया है पॉजिट्रॉन, बी दिया है इलेक्ट्रॉन, और सी दिया है अल्फा कण, और डी दिया है न्यूट्रिनो। तो दोस्तों जो हमारा अल्फा कण होता है वो हमारा इसमें से मूल कण नहीं होता है, अल्फा कण हमारा मूल कण नहीं होता है, जबकि पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा मूल कण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का, यानी कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। यानी कि अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान दोनों जब बराबर हो तो अपवर्तनांक क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, यही हमें पूछ रहा है।
तो दोस्तों जो हमारा विचलन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान बराबर हो तो उसका अपवर्तन कोण कितना होता है, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 141H जो अब क्रिया है 2He4 + 2 प्लस का 1B0 + Q व्यक्त करता है, ये क्या है? क्या नाभिकीय विखंडन है, क्या नाभिकीय संलयन है, या नाभिकीय विखंडन, या इनमें से कोई नहीं है? इसमें हमें यही बताना है। तो चलिए इसे हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये व्यक्त कर रहा है, क्या कर रहा है, नाभिकीय संलयन को व्यक्त कर रहा है, नाभिकीय संलयन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन कर रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 R² का मान कितना होता है? तो दोस्तों ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसका मान हमारा देखिए, इसका मान हमारा 9 × 10⁻9 होता है, यही हमारा होता है, यानी कि 9 × 10⁻9 होता है, यानी कि ऑप्शन सी देखिए, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। ये हमारा इसका मान होता है, यानी कि 9 × 10⁻9। ये जब हमारा न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हमारा यही मान हमें रख कर उस सवाल को लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 34वां क्वेश्चन कर रहा है 1/μ0 और E0 का मात्रक क्या होता है? इसमें हमें पूछ रहा है कि 1/μ0 या E0 का मात्रक है वो क्या होता है। तो इसमें हमारा जो मात्रक होता है, ऑप्शन दिया है पहला मीटर² प्रति सेकेंड², बी दिया है मीटर प्रति सेकेंड, डी सी दिया है सेकेंड² प्रति मीटर², और डी दिया है सेकेंड मीटर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि मीटर² प्रति सेकेंड² हमारा 1/μ0 और E0 का फार्मूला यानी कि मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है 35वां क्वेश्चन कर रहा है अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। पहला दिया है यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह बी दिया है यह अधिक धारा नहीं लेता है, और सी दिया है यह अधिक धारा माप सकता है, और डी दिया है यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। इसमें हमें बताना है, तो चलिए इसे हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों तो जो हमारा अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां क्वेश्चन में कर रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं। ए दिया है एक स्थिर आवेश द्वारा, बी दिया है एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, सी दिया है एक त्वरित आवेश द्वारा, और डी दिया है अनावेशित कण द्वारा। तो इसमें हमें यही बताना है कि जो चुम्बकीय तरंगें होती हैं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों जो हमारी चुंबकीय तरंगें होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं, तो एक त्वरित आवेश द्वारा, आवेश के द्वारा ही जो चुंबकीय क्षेत्र है तरंगें जो है उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कह रहा है प्लांक नियतांक की बीमा कितनी क्या होती है। तो जो प्लांक नियतांक होता है दोस्तों हमारा यच होता है, यच जो है इसी को हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। तो जो प्लांक नियतांक होता है उसका बीमा हमारा क्या होता है, यानी कि बीमा समान है किसके समान है। इसमें हमें कह रहा है कि जो प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान है, बल गुणे समय के है, या बल गुणे दूरी के, या बल गुणे चाल के, या बल गुणे दूरी गुणे समय के। ये प्लांक नियतांक का जो बीमा है किसके समान है, तो बल गुणे दूरी गुणे समय, यानी कि ऑप्शन डी इसके समान है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन कर रहा है जब शुद्ध अर्धचालक में, यानी कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या वही रहती है। इसमें हमें यही बताना है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो दोस्तों ये जो अर्धचालक की चालकता वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि अधिक हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40वां क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक क्या है। समन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है, समन्यूट्रॉनिक का मतलब समझिए, समन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुई वो क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। जिसमें न्यूट्रॉनों की, देखिएगा सम मतलब क्या होता है, बराबर। न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है वही युग्म वो हमारा समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा।
तो दोस्तों इसमें सम न्यूट्रॉनिक युग्म बताना है। तो सम न्यूट्रॉनिक युग्म हमने बताया कि सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी वही हमारा सम न्यूट्रॉनिक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और इसे आप लोग होमवर्क भी समझ लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही है, लेकिन आप लोग इसे घर पर इसे लगा कर देखिएगा, होमवर्क है कि सम न्यूट्रॉन यानी कि जो इसके न्यूट्रॉन है बराबर है कि नहीं ए वाले का। ए वाला ही ऑप्शन हमारा सही है, इसे आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी में एकदम अच्छे से लगे रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।